हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ रहे होंगे। मैं आनंद सर अपने प्यार से प्लेटफ़ॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग हिंदी में दूसरका लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हम लोग पहला लेक्चर पढ़ चुके थे क्या? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक परिचय और सारांश के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। देखिए प्रश्न उत्तर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कहता है कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं या लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक जिस विडंबना की बात करते हुए वह बात करते हैं और वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वे है जातिवाद के पोषक। जातिवाद का पोषक भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। इनका कहने का मतलब कि हम इस विडंबना की बात करते हैं जहाँ की जातिवाद, भारत में कई गांव हैं वहाँ लोग शिक्षित भी हैं लेकिन तब पर भी जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद छुआछूत की भावना रखते हैं। विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम का विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। ये आपको जब हम सारांश पढ़ा रहे थे तो आप लोग को बताए थे कि कार्य कुशलता के आधार पर जातिवाद हो तो अच्छा है, लेकिन नहीं, श्रम का विभाजन हो तो अच्छा हो, लेकिन जातिगत के आधार पर श्रम का विभाजन अच्छा नहीं है। क्योंकि जातिगत के आधार पर जब श्रम का विभाजन होगा तो अपने पेशे में ही, अपने बाप के पेशे में ही क्या बन जाएगा, बेटा बंधा हुआ रह जाएगा, तो अपना जो भी देश का विकास करना चाहता है नहीं कर पाएगा। चूँकि श्रम का विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। आप लोग से यही उम्मीद हम करेंगे कि इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। यह एक भी क्वेश्चन नहीं है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा ना हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को तो पूछ सकते हैं। आप लोग का दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क दें। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क दें, तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे जातिवाद के पक्ष में महान संविधान के रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम का विभाजन होना चाहिए। श्रम का क्या होना चाहिए? विभाजन होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि श्रम का विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी रूप ले लिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? देखिए कहने का मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि जातिवाद के पक्ष में संविधान निर्माता बोले जाते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, उनका कहना है कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम का विभाजन होना चाहिए और उनके रुचि के आधार पे। कुछ लोग का मानना है कि श्रम का विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात में तो यह अपमानजनक है क्योंकि यह जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन ले लिया है। उनका कहना है, कुछ लोग का मानना है कि नहीं ये सही है, लेकिन उनका क्या कहना है कि ये सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर क्या है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है? लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो आइए जानते हैं। क्या इसका आंसर हम लोग लिखेंगे? जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं। जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव जिस जाति में जन्म लेता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें उसके रुचि हो या न हो। अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। सही बात है। इनका कहने का मतलब एकदम राइट जवाब है कि अगर जब किसी व्यक्ति को अपने माता पिता के पेशे में ही बंध जाएगा, मान लीजिए मम्मी पापा क्या है, मजदूर हैं, तो क्या आप भी मजदूर बनना पसंद करेंगे? हम आप लोग से क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा किसान हैं, तो क्या आप भी किसानी करेंगे? आप डॉक्टर, IAS, IPS ये सब नहीं बन सकते हैं। तो उनका कहने का बात एकदम सही है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहना चाहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव जिस जाति में जन्म लेता है वो अपने माता पिता के अनुसार जीवन भर के लिए उसी बंधन में बंध जाता है, उस काम में उसको रुचि हो या न हो। इसलिए देश का विकास नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? स्वाभाविक मतलब अच्छा रूप, ठीक है। देखिए तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पे श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्य कुशलता पर आधारित नहीं होता है, बल्कि अपने माता पिता के गर्भ में ही माता के गर्भ में ही श्रम का विभाजन तय कर दिया जाता है। जो विषमता अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। इनका कहने का मतलब है कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम का विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम का विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता पिता के गर्भ में ही श्रम का विभाजन को तय कर लिया जाता है। जो विषमता अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यह जो भारत में समाज चल रहा है जातिगत के आधार पे, काम कार्य कुशलता के आधार पे नहीं हो रहा है, ये सब किसी भी विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। इनका कहने का मतलब ये है। इसीलिए भारतीय समाज में श्रम का विभाजन अस्वाभाविक रूप नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है देख लेते हैं। कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है।
ये सारे क्वेश्चन जितने भी दिए हुए क्वेश्चन है, 2-2 दान, 1-1 दान, कोई क्वेश्चन तो 3-3 दान ही पूछा हुआ है। तो हम आप लोग से यही उम्मीद करेंगे कि सारे क्वेश्चन आप याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कह रहा है, इसका आंसर हम लिखेंगे, हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। चूँकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है, वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिसमें अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशे बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। यहाँ तक कोई समझ में आया? आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी और प्रमुख का प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, ठीक है। बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? क्योंकि बेरोजगारी इसलिए होगा भाई कि आप यह समझिए कि जो किसी भी देश में यह नहीं है कि आप इस जाति के हैं तो यही काम करेंगे, लेकिन भारत में डायरेक्ट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशे बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है, कि आप मतलब पेशा अपना कि मतलब आप जिस जाति के हैं वही काम करेंगे, नहीं अनुमति दी जाती है। लेकिन ये अच्छा नहीं ना है। अपने मान चलिए, हम शुरुआते में आप लोगों को बता दीजिए कि जो IAS ऑफिसर, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे कोई अच्छा काम करना चाहता है और वो अपने पेशे के अनुसार उसी में बंधा रहेगा तो देश का विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और पिछड़ेपन की बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? कुल मिला के आप यह बात रखिएगा कि कुल चीज़ मिला के यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है? जाति प्रथा की। जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए और श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए। देखिए, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और पिछड़ेपन की सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही रुचि के अनुसार पेशे चुनने की आज़ादी नहीं होती है। रुचि के अनुसार पेशे चुनने की आज़ादी नहीं होती है, ठीक है। जाति प्रथा के आगे मनुष्य की भावना और रुचि के कोई स्थान नहीं होता है, कोई स्थान नहीं होता है। यानी कि जाति प्रथा के आगे मनुष्य की भावना, मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं? भावना मतलब हम अपने बात को रखना चाह रहे हैं कि नहीं, हम इस जाति के हैं लेकिन यह काम नहीं करना चाहते हैं, तो वो अनुमति कोई भी जाति वाला नहीं देता है, ठीक है। मजबूरी में मनुष्य का अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ता है। यह पिछड़ेपन की समस्या है, गरीबी और पिछड़ेपन की समस्या है। हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं और जाति प्रथा के एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखलाया है? देखिए, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं जाति प्रथा के हानिकारक रूप में दिखलाया है, जो इस प्रकार हैं: अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम अरुचि अथवा विकास, विषमता, श्रम का चुनाव, आदर्श सभ्य समाज, ठीक है। यह 3-4 लाइन आप याद रख सकते हैं तो आपका ये 8 में का 8 क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन किन विशेषताओं का आवश्यक माना है?
किन किन लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? और जब सच्चे लोकतंत्र चाहिए तो अपने देश में, ठीक है, महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। सही बात है। किसी भी प्रकार का जात पात, छुआछूत, भेदभाव का भावना नहीं मानना चाहिए। तभी हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इससे अपने देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी। क्या होगी? मजबूत होगी। हम यह क्वेश्चन आप लोग को क्या याद करना है कि अगर जब हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो स्वतंत्रता, समानता, अभन्नता पर आधारित समाज होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए और जातिगत कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। तभी हम अपने देश के एकता और अखंडता को जोड़ पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे आपको 8 के 8 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। कल हम लोग देख लेंगे इसका ऑब्जेक्टिव, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कल हम लोग यहाँ से पढ़ने का स्टार्ट करेंगे और कल आप लोग का यह चैप्टर क्या हो जाएगा? पहला नंबर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते होंगे सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर जिनको नहीं समझ में आया होगा, चाहे कुछ डाउट होगा, तो कमेंट में पक्का बताइएगा। और जो बच्चे PDF लेना चाहते हैं वो 74 93 86 46 87 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।